हेलो एवरीवन, वेलकम टू पन क्लासेस। तो आज से हम साइंस को कंटिन्यू करने वाले हैं और पहला जो वीडियो है प्रकाश के परावर्तन पर आपने देख लिया होगा। पन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर डाल दिया था वो वीडियो, प्रकाश का परावर्तन का पहला चैप्टर। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था पहले वीडियो में? पहले वीडियो में हमने पहले पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हमने क्या क्या उस वीडियो में समझा था वो एक बार थोड़ी देर में 5 मिनट में मैं उसको रिवाइज़ कर देता हूँ और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था पहले हमने। प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैंने क्या समझाया था कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन की मैंने परिभाषा बताई थी और उसके बाद हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे। प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे। कितने नियम पढ़े थे हमने? 2 नियम पढ़े थे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे। एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं क्या बताया था मैंने। पहला नियम क्या था? पहला नियम था, अब डायग्राम में बना देते चलो। ये हमारा है समतल दर्पण। तो यहाँ से गई थी आपतित किरण। ये कौन सी किरण थी बोलो? आपतित किरण। ये थी परावर्तित किरण। और ये था यहाँ पर अभिलंब। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में मैंने पहला नियम क्या बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और किस पर अभिलंब? आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, किस पर अभिलंब? समतल दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ये कौन सा बताया था मैंने? ये दूसरा नियम पहले बता दिया मैंने। क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। और पहला नियम क्या बताया था? पहला नियम बताया था आपतन कोण का मान सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। आपतन कोण क्या बताया था मैंने? आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हमने क्या बोला था? आई, आपतन कोण। और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसको हमने बोला था आर, यानी कि परावर्तन कोण। तो आई हमेशा किसके बराबर होगा? आई हमेशा बराबर होगा आर के बराबर। ठीक है, आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों नियम अच्छे से याद करना इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने बताया था गोली दर्पण के बारे में। उसके बाद मैंने बताया था गोली दर्पण के बारे में। तो गोली दर्पण के बारे में बताया था मैंने 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अवतल दर्पण और एक बताया था उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या बताया था? अवतल दर्पण कुछ ऐसा रहेगा। उत्तल दर्पण कुछ ऐसा। ये हमने ये भी समझा था कि ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये क्या बनाया मैंने? मुख्य अक्ष। ये क्या रहेगा? इस पूरे गोली दर्पण का जो केंद्र रहेगा उसको हमने बोला था वक्रता केंद्र। तो ये क्या हो गया? सी हमारा। सी हो गया वक्रता केंद्र। और सी के बाद इस पॉइंट को, जो इस अवतल दर्पण का केंद्र है, उसको हमने क्या बोला था? मुख्य फोकस। पी बोला था। पी बोला था मुख्य फोकस। सॉरी, पी बोला था, ध्रुव बोला था। पी है ना? पी क्या रहेगा? ध्रुव। और मैंने बताया था कि यहाँ पर हमने एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को आपतित किया था
मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को आपतित किया था। परावर्तन के पश्चात कहाँ से पास हुई थी बताओ? मुख्य फोकस यानी कि F से। तो F क्या था हमारा? मुख्य फोकस। और C से P की दूरी यानी कि CP को क्या बोला था हमने? CP को बोला था हमने वक्रता त्रिज्या। CP को कहा था वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये CP जिसको हम R भी बोलते हैं ना, जिसको हम कैपिटल R भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता चुका था। जो चीज़ें अवतल दर्पण में रहेगी वही सारी चीज़ें उत्तल दर्पण में भी रहेगी। फर्क क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा कि हम किरण को इधर आपतित करेंगे, लेकिन इस बार परावर्तन कहाँ होगा? ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना। इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं। देखो ये हमने बनाया मुख्य अक्ष। अब ये वाला जो उत्तल दर्पण है वो जिस बड़े गोले का भाग रहेगा उसका केंद्र यहाँ रहेगा कहीं। देखो इसमें क्या था, अवतल दर्पण में केंद्र इस साइड था। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा गोला इधर बन रहा है, इसमें बड़ा गोला लेफ्ट साइड में बन रहा है, और इसमें बड़ा गोला कहाँ बन रहा है? राइट साइड में। तो इसका केंद्र कहीं यहाँ रहेगा। ठीक है, और फिर से वही, इसको हम क्या बोल देंगे? ध्रुव बोल देंगे, P बोल देंगे। और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर मैं किसी किरण को आपतित करूँगा तो क्या होगा? परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। लेकिन परावर्तन होगा कैसे? देखो ध्यान से बना, यहाँ से हमें परावर्तन करवाना कैसे है? ध्यान से बना। देखो क्या करेंगे सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पर भी क्या किया था हमने, यहाँ पर क्या किया था हमने? पिछली क्लास में हमने समझा था, क्या किया था कि सबसे पहले इस पॉइंट पर हम बनाएंगे अभिलंब। तो अभिलंब बनाते चलो इस पॉइंट पर। बताओ अभिलंब कहाँ से पास होगा, कहाँ से गुजरेगा? अभिलंब गुजरेगा केंद्र से। अभिलंब कहाँ से गुजरेगा? केंद्र से गुजरेगा। तो ये बना दिया हमने अभिलंब। अब अभिलंब के साथ आपतित किरण ने जो कोण बनाया वो बनाया I। तो उतना ही कोण परावर्तित किरण के साथ बनाकर कि यहाँ से किरण परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो किरण आई आपतित हुई और कुछ इस तरह से परावर्तित हो गई। अवतल दर्पण में कहाँ जा रही है? देखो नीचे जा रही है, और उत्तल में कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। ठीक है, ये समझा चुका हूँ मैं पहले कैसे ये लाइन जो है, ये किरण जो है वो नीचे बनी थी। ठीक है, वो आपतन कोण बनाकर, परावर्तन कोण बनाकर हमने समझा था। ठीक है, तो वही समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो अब इस परावर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं। कहाँ मिल रही? देखो कहाँ मिलेगी? कहाँ से गुजरती हुई दिखाई देगी? फोकस से। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। देखो कहाँ से गुजरी थी? फोकस से। तो यहाँ पर भी कहाँ से गुजरती हुई? इस बार गुजर नहीं रही है, इस बार हमें यहाँ से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि देखो किरण तो यहाँ से आपतित हुई और कुछ ऐसे परावर्तित हो गई, लेकिन एक्चुअल में ये फोकस पर नहीं मिल रही है, हमें ये फोकस से निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हमें फोकस से निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला मैंने? मुख्य अक्ष के समांतर अगर हमने किरण को आपतित किया, कहाँ से गुजरी वो? मुख्य फोकस से। इसमें हम क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित किया, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरती हुई दिखाई देगी। इस बार फोकस से गुजरेगी नहीं, इस बार फोकस से गुजरती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अवतल दर्पण में हमने सारी चीज़ें समझ ली थी, तो वैसी ही सारी चीज़ें क्या है? उत्तल दर्पण में भी है। देखो वही है, इसको क्या बोला हमने? ये क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बताओ? मुख्य फोकस कहलाएगा। C क्या कहलाएगा बताओ? C कहलाएगा वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, और C से P इसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल R भी लिखते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ रह गई, क्या रह गई बताओ? वो रह गई मुख्य फोकस दूरी, जो मैंने बताया था ना, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को हम क्या बोलते थे? फोकस दूरी। ठीक है, यानी कि FP बोल दूं या PF बोल दूं, है ना? तो वो क्या रहेगा?
फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? छोटे एफ से। तो छोटे एफ को बोल दिया मैंने यहाँ पर फोकस दूरी। किससे 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 कहाँ तक की दूरी? ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी फोकस दूरी। यहाँ भी ऐसी हो जाएगी, देखो, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी, ठीक है। तो एफ यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात सबको? तो हमने ये अवतल दर्पण के बारे में सारी चीज़ें समझी थी, तो वही चीज़ें हमने समझ ली उत्तल दर्पण के बारे में। यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है, तो ये मैंने पहले समझाया था और ये मैंने अभी समझा दिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण के बारे में सभी जानते हैं। हमारे घरों में जो दर्पण लगा हुआ होता है, जो कांच लगा हुआ होता है, जिसमें सभी जाकर सबसे पहले सुबह उठ के देखते हैं, तो कौन सा दर्पण होता है बेटा? समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में हम समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर मैंने 2 समतल दर्पण बनाए हैं। चलो पहले एक के बारे में बात करते हैं। समतल दर्पण बनाया, यहाँ पर मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर ये वस्तु है। ठीक है, ये कोई भी वस्तु रखी हुई मान लिया हमने। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में कहाँ बनेगा वो हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? सिंपल सा है, यहाँ से 2 प्रकाश की किरण को आपतित कर दूँ। क्या बोला मैंने? यहाँ से 2 प्रकाश की किरणों को आपतित कर दो, जहाँ पर मिलेगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हमने 2 प्रकाश की किरणों को आपतित कर दिया, तो कहाँ मिलेगी? तो क्या करें? सबसे पहले यहाँ पर अगर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो यहाँ पर लगाओ क्या? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम लगा देते हैं। यहाँ पर बना I, तो यहाँ पर R बन के किरण क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो, इसको थोड़ा अच्छा समझने के लिए मैं थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ किरणों को, ठीक है, ताकि हमें अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने? यहाँ से वस्तु थी, मैंने यहाँ से एक किरण कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे ले ली मैंने, और एक कुछ ऐसे ले ली। ठीक है, तो मैंने क्या किया? वस्तु से 2 किरणों को समतल दर्पण पर आपतित करवाया, और 2 किरणें जहाँ पर मिल जाएगी वहीं क्या बन जाएगा? हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में अभी हमें पढ़ना है, वो इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करा मैंने? इस दर्पण पर मैंने क्या खींचा? अभिलंब खींचा। ठीक है, अभिलंब खींच दिया। यहाँ पर कोण कितना बना? I। आपतन कोण ने कितना कोण बनाया? I। तो परावर्तन कोण भी उतना ही बनाकर वो किरण जो है वो परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। किरण आपतित हुई, यहाँ पर बनाया हमने अभिलंब, जितना I बना उतना ही R बन के किरण क्या हो जाएगी? आपतित हो जाएगी। ठीक है, किरण क्या हो जाएगी? हमारी किरण आपतित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कोण बड़ा बन गया। ठीक है, अब ये किरणें, तो ये वाली किरण इधर जा रही है, ये वाली किरण इधर जा रही है, तो ये कहीं पर मिलेगी क्या आगे? ये किरणें आगे कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो इसको हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाते पीछे और इसको बढ़ाते पीछे। तो टेढ़ी हुई। तो प्रतिबिंब का बनेगा? देखो, प्रतिबिंब का बन जाएगा दर्पण के अंदर बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, ऐसे ही बनता है। तो दर्पण के सामने वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो प्रतिबिंब यही बनता है अंदर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा। क्लियर है बात सबको? तो क्या बोला मैंने? समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बना, सबको समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं, अगर ये वस्तु थोड़ी सी बड़ी होती, कुछ इस टाइप से, तो प्रतिबिंब कैसा बनता? ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता चेक करते हैं। चलो, तो ये मान लो इसका ये पॉइंट है A, और
ये पॉइंट है बी। ये कोई वस्तु है, हम उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं कि कैसा बनने वाला है। तो पहला काम क्या बताया था मैंने, 2 किरणें ले जानी है वहाँ से। तो एक तो सिंपल सी किरण डाल देते हैं हम यहाँ से सीधी, तो सीधी जाएगी। तो बताओ कैसे जाएगी, मैंने बताया था तो नहीं बताया था, यहाँ देख लो। समतल दर्पण अगर है, हमने किरण को बिल्कुल सीधे आपतित किया तो फिर से वापस वो सीधे ही चली जाएगी। अगर सीधे आपतित किया किरण को तो सीधे ही चली जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किरण सीधी आपतित हुई तो अभिलंब भी यही है, हमारा अभिलंब भी यही है। तो अभिलंब भी यही है, तो आपतन कोण कितना हुआ? 0। आपतन कोण कितना हुआ? 0। तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 0 ही होगा। मतलब जिस दिशा से वो आई थी उसी दिशा में लौट जाएगी। कब? जब आपतित किरण समतल दर्पण के बिल्कुल लंबवत आए। जब आपतित किरण समतल दर्पण के बिल्कुल लंबवत अगर गिरेगी तो परावर्तन के पश्चात वो लंबवत ही चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपतित किरण कैसी डाली है? समतल दर्पण के बिल्कुल लंबवत डाली है, तो फिर से वो ऐसे ही वापस लौट जाएगी। ठीक है भैया। अब इस बिंदु से मैंने बताया था 2 लाइनें ले जानी है हमें। एक लाइन हम ले गए, एक किरण हम ले गए, दूसरी किरण, तो दूसरी किरण यहाँ पर आपतित कर दो, यहाँ पर इसके सामने जस्ट। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आसानी रहेगी हमें प्रतिबिंब बनाने में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किरण को आपतित किया, परावर्तित होके इधर चली जाएगी। बना चुका हूँ मैं ऐसा यहाँ पर, देखो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर कुछ ऐसे चली गई। तो बताओ ये किरण और ये किरण कहीं मिलने वाली है क्या? आगे कहीं मिलने वाली है क्या दर्पण के सामने? नहीं, दर्पण के पीछे मिलेगी। तो इसको पीछे ले गए, इसको भी पीछे ले गए, और यहाँ पर हमारा ए पॉइंट बन गया, यानी कि ए पॉइंट का प्रतिबिंब बन गया ए डैश। ठीक है, यहाँ पर हम सीधी क्यों ले गए थे? यहाँ पर भी हम सीधी ले जा सकते थे, यहाँ पर भी हम सीधी ले जा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से तुम्हें समझ में आए इसलिए मैं दोनों ही जो किरणें हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी ले गया था। ठीक है, और यहाँ पर सीधी इसलिए ले गया क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाए प्रतिबिंब बनाना, इसलिए मैं थोड़ा सीधे ले गया। सीधे ले गया तो सीधी निकल जाएगी वो। ठीक है, बार बार वो ज़्यादा 2 बार बनाऊँगा तो फिर डायग्राम पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब बी पॉइंट की बात कर लेते हैं। बी पॉइंट की बात करें तो पहली किरण थोड़ा सा सिंपल करने के लिए सीधी ले जाओ, सीधी आपतित करी तो परावर्तित भी वो सीधी ही हो जाएगी। ठीक है, तो सीधी आपतित करी, परावर्तित भी कैसे हो गई? ऐसी सीधी हो गई, ऐसी चली गई। ठीक है बात, तो इसको थोड़ा सही बनाता हूँ मैं। सीधी गई, सीधी ही परावर्तित हो गई, सीधी गई, सीधी ही परावर्तित हो गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक और किरण को आपतित करना है, क्योंकि 2 किरणें चाहिए ना हमें। एक तो हम ले गए बी से, देखो ए से हम 2 ले गए, एक ये वाली ए से, और एक ये वाली। अब बी से भी 2 ले जाएंगे, तो बी से एक तो हम ले गए सीधी, अब एक ले जाओ यहाँ से कुछ ऐसे, तो ऐसे गई तो ऐसे क्या हो जाएगी? वो परावर्तित हो जाएगी। चलो ठीक है, परावर्तित हो गई, तो इसको पीछे मिलाते चलो। ये दोनों किरणें, ये वाली और ये वाली, कहाँ मिलेगी? पीछे। पीछे मिलाओ इसको, देखो ये वाली किरण, परावर्तित किरण, और ये वाली किरण कहाँ मिलेगी? इसको पीछे लाओ, इसको पीछे लाओ, तो कहीं यहाँ मिलेगी क्या? तो ये क्या बन गया? हमारा बी डैश पॉइंट बन गया, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये हमारा डायग्राम हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। मुझे क्या समझाना है कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। कैसा बना? देखो पहली बात, कैसा बना? पहली बात, एक तो सीधा बना है क्या? देखो ये ए बी है तो ए डैश बी डैश, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एकदम सीधा बनेगा। पहली बात, प्रतिबिंब सीधा बना, सीधा बना, और किरणें वास्तव में मिल रही थी, वास्तव में मिली थी, हमें मिलानी पड़ी पीछे, हमें किरणों को पीछे मिलाना पड़ा, वास्तविक में किरणें नहीं मिली। तो जब हमें किरणों को मिलाना पड़ता है तो वो प्रतिबिंब होता है आभासी। कैसा होता है? आभासी।
तो प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनेगा। क्लियर है बात? ये मैंने क्या बोला कि अगर हमें किरणों को पीछे मिलाना पड़ रहा है और प्रतिबिंब बन रहा है तो वो कैसा बनेगा? आभासी। जैसे कि हम कांच में अपना चेहरा देखते हैं तो वो प्रतिबिंब एक्चुअल में नहीं बनता है, वो किरणें को पीछे मिलकर वो दर्पण के अंदर बनता है प्रतिबिंब, तो वो कैसा बनता है? आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब तुमने देखा होगा जब मूवीज़ देखने गए हो, तो जब मूवीज़ देखने जाते हैं ना तो वहाँ पर जो पर्दे पर, जो स्क्रीन पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है बेटा? वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वहाँ पर वास्तव में किरणें मिलती है। वहाँ पर वास्तव में किरणें मिलती है तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पर हमें किरणों को पीछे मिलाना पड़ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, तो कांच में हम अपना चेहरा देखते हैं तो कौन सा प्रतिबिंब होगा? आभासी। और जब मूवीज़ देखने जाते हैं थिएटर में तो वहाँ पर जो किरणें हैं वो वास्तव में मिलती है तो वहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बना आभासी। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब सीधा बना, आभासी बना। एक और चीज़ हमें क्या दिख रही है यहाँ पर कि जितना हमारे पास वस्तु का आकार था उसी आकार का बना क्या? उसी आकार का बना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? दूसरा पॉइंट, समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? समान आकार का बनेगा। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट, सीधा, आभासी, समान आकार। तीसरा पॉइंट, हाँ अब देखो तीसरा पॉइंट में क्या है? तीसरा पॉइंट ये रहा, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या है? जब भी हम कांच में अपना चेहरा देखते हैं या अपना चेहरा देखते हैं तो जब हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो सामने वाला जो प्रतिबिंब है वो कौन सा हाथ उठाता है? लेफ्ट हैंड उठाता है। ठीक है, तो जब हम राइट हैंड उठाएंगे तो वो प्रतिबिंब कैसा उठाएगा? लेफ्ट हैंड उठाएगा। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनता है किसमें? समतल दर्पण में, वो कैसा बनता है? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब हमारा दायां भाग उधर कौन सा भाग दिखेगा? दायां, सॉरी हमारा दायां उधर दिखेगा बायां, और हमारा बायां उधर कहाँ दिखेगा? दायां। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब है वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। सिंपल। पार्श्व परिवर्तन का मतलब वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो प्रतिबिंब राइट हैंड उठाएगा। अगर हम राइट हैंड उठाएंगे प्रतिबिंब लेफ्ट हैंड उठाएगा। करके देख लेना एक बार। ठीक है, उठा के देखना हाथ ऐसे। चलो पार्श्व परिवर्तन समझ में आ गया सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम समझते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। क्या समझाया था? कि जो सिनेमा घर में पर्दों पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और हम जो कांच में अपना चेहरा देखते हैं वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? वहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होगी, वास्तव में मिलेगी, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में हमें किरणें मिलती हुई दिखाई देगी, वास्तव में नहीं मिलेगी। आभासी में किरणें वास्तव में नहीं मिलेगी, हमें वो मिलती हुई प्रतीत होगी या दिखाई देगी। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट ये लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहली बात, सिनेमा घर में जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा होगा? कब बनेगा ये? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई दिखाई देती है या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्या है? दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर ही बनता है ना, पर्दे पर ही बनाते हैं हम कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन आभासी प्रतिबिंब तो हम काय में बनता है? देखो कांच के पीछे बनता है, तो उसको हम पर्दे पर प्राप्त
नहीं कर सकते। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब देखो, अभी हमने जो आभासी प्रतिबिंब बनाया था समतल दर्पण में, वो कैसा बना था? सीधा बना था क्या? सीधा बना था। देखो यहाँ पर हमने बनाया था ना, ये कुछ ए बी था, तो यहाँ पर क्या बना था? ए डैश बी डैश, मतलब सीधा बना था। कैसा बना था? सीधा। तो देखो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। भाई वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा कैसे बनेगा उसके बारे में हम आगे समझेंगे। अभी याद रख लो यहाँ पर कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, और उल्टा कहाँ कहाँ बनेगा वो सब हम अभी देखेंगे, और कैसे बनेगा वो भी आपको पता चल जाएगा आगे। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ये तो समझ में आ गया होगा अपन को। ये भी ये तो देख भी लिया हमने। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। हाँ, तो इसका उदाहरण क्या बताया था? सिनेमा घरों में पर्दे पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, तो ये हो गया उदाहरण वास्तविक प्रतिबिंब का। आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण बताओ। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और वहाँ पर कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलो ये समझ में आया सबको कि यहाँ मिलती हुई आभासी प्रतिबिंब में किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी आभासी में, और वास्तव में प्रतिच्छेदित होगी। तो इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार। प्रतीत हो कैसे? आभासी प्रतिबिंब में हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि समतल दर्पण में जब हमने यहाँ से दो किरणें बनाई थी, एक ये दो, इसको इधर भेजा था, इसको ये कुछ ऐसे चली गई थी और ये कुछ ऐसे गई थी। तो यहाँ पर हमें किरणों को पीछे लेना पड़ा था, यहाँ नहीं मिल रही थी आगे जाके, हमें उसको मिलाना पड़ा था। वो वास्तव में नहीं मिल रही थी, हमें उसे पीछे मिलाना पड़ा था। ठीक है, तो जब किरणें मिलानी पड़ रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, किरणें पीछे मिलानी पड़ रही है, तो कौन सा प्रतिबिंब रहेगा? आभासी प्रतिबिंब रहेगा। ठीक है, तो ये अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे सभी। ठीक है, तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ये सब नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम। अवतल दर्पण के द्वारा किरण आरेख कैसे बनाएंगे, कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वो सब हमें देखने के लिए हमें कुछ 3-4 नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। वो 3-4 नियम को हमें ध्यान से समझना है। क्या बोला मैंने? कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना हम सीखेंगे आगे, उसके लिए हमें कुछ नियम की आवश्यकता होगी, 3-4 नियम। तो वो 3-4 नियम हम ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, एक तो अवतल दर्पण के द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम समझेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम। तो पहले समझ लेते हैं अवतल दर्पण के द्वारा किरण आरेख कैसे बनेगा, उसके लिए हमें क्या क्या कौन कौन से 4 नियम पढ़ने हैं। पहला नियम क्या रहेगा, ध्यान से समझना। सिंपल है बहुत। ये बना दिया मैंने, क्या बनाया बोलो? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाद मैंने ये बना दिया क्या? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर ये क्या रहेगा? इस अवतल दर्पण का केंद्र रहेगा, जिसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, अब पहला नियम क्या है जो हम पढ़ चुके हैं? पहला नियम क्या पढ़ चुके हैं? कि जब हम मुख्य अक्ष के समांतर किसी किरण को आपतित करें, अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर किसी किरण को आपतित करें तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से गुजरेगी? वो गुजरेगी फोकस से। ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ। क्या बोला मैंने? कि मुख्य अक्ष के समांतर, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बताओ? ध्रुव, पी बोलेंगे। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण को आपतित किया, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी।
कैसे गुजरेगी वो भी मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। क्या करा था उसके लिए हमने, चलो देख लेते एक बार। चलो क्या किया था हमने उसके लिए, हमने उसके लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर अभिलंब बनाया था, और अभिलंब बनाया था तो वो कहाँ से गुजरा था, वो गुजरा था केंद्र से, वो गुजरा था केंद्र से। तो जितना आपतित किरण ने इधर कोण बनाया था आई, उतना ही परावर्तन कोण यहाँ पर आर बना के परावर्तित हो गई थी। ठीक है, तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये बात हमको याद रखनी है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी पहले वाली वीडियो में कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। मतलब ये अगर 10 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। भैया यहाँ से यहाँ तक, इसको ही तो हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और F से P तक की दूरी को ही तो बोलते हैं हम फोकस दूरी। ठीक है ना, P है ना, P तक ही जाएंगे, आगे आगे नहीं जाना हमें, ये P तक ही जाना है, यहाँ तक ये। तो क्या बोला मैंने, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बताया था मैंने। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, बता चुका हूँ मैं पहले ही, ये मैंने यहाँ पर ऐसे ही बता दिया ताकि हमें ये याद रहे, क्या याद रहे, कि ये फोकस जो F पॉइंट होता है ना, वो C और P के बीच में होता है। क्या बोला मैंने, जो F पॉइंट जो होता है ना वो C और P के बिल्कुल बीच में होता है। अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्या ये पूरी 10 है तो फोकस दूरी ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला नियम हो गया, सिंपल सा पहला नियम। क्या बोला मैंने, पहला नियम मैंने क्या बोला, मुख्य अक्ष के समांतर अगर हमने कोई किरण को आपतित किया, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, चल दूसरा पॉइंट समझते हैं। फिर मैंने बनाया एक और अवतल दर्पण, और फिर मैंने बनाया यहाँ पर मुख्य अक्ष। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दो P, इस पॉइंट को नाम दो C, और P और C का मध्य बिंदु क्या रहेगा, F रहेगा। ये बात मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, चलो तो F पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट का जस्ट उल्टा है। उल्टा क्या है कि इस बार अगर हम F से कोई किरण को आपतित करें, अगर हम F से गुजरती हुई, F से गुजरती हुई कोई किरण आपतित करें तो परावर्तन के पश्चात वो इस बार मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी हम चाहे तो परावर्तन के नियम लगाकर चेक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी हम चाहे तो ऐसे कुछ परावर्तन के नियम लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा अभिलंब। तो ये बनाया मैंने अभिलंब, थोड़ा सही नहीं बना ना, ये बनाया मैंने अभिलंब। जितना आई, आपतित किरण ने जितना कोण बनाया I, उतना ही कोण R परावर्तित किरण बना के निकल लेगी। कोई दिक्कत, समझ में आया यहाँ तक, दोनों पॉइंट क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरा पॉइंट, अगर मुख्य फोकस से कोई किरण आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरे पर आते हैं। ये बना दिया हमने फिर से अवतल दर्पण, ये बना दिया हमने मुख्य अक्ष। इसका नाम बोलो जल्दी, P मतलब, जल्दी बोलो, P मतलब ध्रुव, C मतलब वक्रता केंद्र, और F मतलब फोकस दूरी। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हम इस बार वक्रता केंद्र से कोई किरण को आपतित कर दें, अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण को आपतित कर दें तो वो उसी दिशा में फिर से परावर्तित हो जाएगी। क्या बोला मैंने कि अगर वक्रता केंद्र से गुजरती हुई कोई किरण को आपतित कर दें, परावर्तन के पश्चात वो फिर से वक्रता केंद्र से ही गुजरती हुई निकल जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो तो ये वक्रता, ये जो C से लेकर यहाँ तक मैंने जो मिलाया,
ये अभिलंब है और अभिलंब के ऊपर ही तुमने अगर किरण को आपतित किया तो वो वैसे ही निकल जाएगी। मैं पहले बताया था कि ये बहुत, मान लो समतल दर्पण है, यहाँ से किरण अगर इसके लंबवत आ गई, यानी कि अभिलंब के साथ साथ आ गई, तो फिर से वो उसी दिशा में क्या हो जाएगी, उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि I यहाँ पर 0 है तो R भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर अभिलंब के साथ आपतन कोण कितना है, आपतित किरण ने अभिलंब के साथ कितना बनाया कोण, 0, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 0 होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर वक्रता केंद्र से हमने किरण को आपतित कराया तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि यही अभिलंब है, यही क्या है, अभिलंब है। चलो, तो ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर है सबको। अब लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिर से बनाओ, क्या, अवतल दर्पण। ये बनाया हमने अवतल दर्पण। अब इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम ध्रुव पर ही किरण को आपतित कर देंगे, इस ध्रुव पर। चलो, ध्रुव पर ही किरण को आपतित कर दिया। अरे इसकी गड़बड़ हो गया फिर से। चलो, ध्रुव पर आपतित करनी है, ये हो गई। तो ध्रुव पर किरण को आपतित करा, ठीक है। अब यहाँ पर चलो हम फिर से लगा देते हैं, क्या लगाएं, हमें निकालना है परावर्तित किरण कहाँ से जाएगी, परावर्तित किरण कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, ऊपर जाएगी, इधर जाएगी, कहाँ जाएगी, तो वो चेक करने के लिए क्या लगाते हैं हमेशा हम, परावर्तन का नियम लगा ले फटाफट। क्या लगाएंगे, यहाँ पर बनाओ अभिलंब, तो अभिलंब बनाएंगे तो कहाँ से गुजरेगा, सी से गुजरेगा, मतलब यही अभिलंब है। तो जितना यहाँ पर आई बना उतना ही आर बन जाएगा नीचे साइड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। तो सिंपल सी बात है, क्या बोला मैंने कि अगर इस बार चौथा नियम क्या है कि अगर हम किरण को आपतित कराते हैं कहाँ पर, ध्रुव पर। कैसे आपतित कराते हैं, तिर्यक दिशा में। अगर हम ध्रुव पर तिर्यक दिशा में कोई किरण को आपतित करवाते हैं तो वह तिर्यक दिशा में ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और ये जो कोण बनेंगे वो तो बराबर होंगे ही परावर्तन के नियम से, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसा किया होता, अगर मैंने इसको यहाँ से पास कराया होता तो बताओ, ये कोण जितना बनता यहाँ पर उतना ही कोण नीचे बन जाता और किरण ऐसे निकल जाती, ठीक है, किरण ऐसे निकल जाती। तो अभी हमें वो नहीं करना है, अभी हमें एक ही बनानी है यहाँ पर। तो फिर से बना देता हूँ, चलो अच्छे से समझ लो एक बार और, ठीक है। ये फोर्थ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ वाला हम यूज़ नहीं करेंगे आगे, बस फोर्थ वाला हमें याद होना चाहिए कि अगर हम ध्रुव पर किरण को आपतित करवाएं कैसी दिशा में, तिर्यक दिशा में, तो वो क्या होगी, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। जितना आई इधर बना उतना ही आर बनेगा, थोड़ा बड़ा बन गया यहाँ पर, लेकिन जितना आई बना उतना ही आर बनेगा और किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो चारों नियम क्लियर है, अवतल दर्पण के लिए चारों नियम क्लियर है, सिंपल है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या बोला मैंने, पहला, अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर किसी किरण को आपतित करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किसी किरण को आपतित करते हैं, परावर्तन के पश्चात गुजरती है मुख्य फोकस से। दूसरा पॉइंट इसका उल्टा, कि अगर फोकस से किसी किरण को आपतित करते हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र से पास कराएंगे, वक्रता केंद्र से किसी किरण को गुजारेंगे तो वो उसी दिशा में लौट जाएगी। चौथा पॉइंट, अगर हम अवतल दर्पण के ध्रुव पर किरण को तिर्यक दिशा में आपतित कराएं तो वह तिर्यक दिशा में ही लौट जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए चारों नियम अवतल दर्पण के लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है भैया, उत्तल के लिए पढ़ लेते हैं। चलो, ये सब आपको नोट करना है कॉपी में, ठीक है, सभी कॉपी बनाएंगे।
सभी कॉपी बनाएंगे, ठीक है। कॉपी में सबको नोट करना है, ऐसा नहीं कि बैठ के बस मोबाइल लेके बैठ गए, देखे जा रहे हैं मस्त बैठ के आराम से लेट गए, ठीक है। क्या करना है, नोट्स बनाना है सबको, ठीक है। चलो अब हम आते हैं उत्तल दर्पण पर, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे। चलो उत्तल दर्पण कैसा होता है, कुछ ऐसा, ये बना दो फटाफट से। क्या बनाया हमने, मुख्य अक्ष। क्या बनाया बेटा, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो पहला नियम वही रहेगा, ये इसका P। और बताओ इसका केंद्र कहाँ रहेगा, इसका केंद्र इधर रहेगा या इधर रहेगा। तो इसका केंद्र बताया था मैंने, कहाँ रहेगा, इधर। तो P और C का मध्य बिंदु क्या रहेगा, F रहेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पहला काम वही करेंगे कि भैया मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित करो और देखो कहाँ से गुजर रही है। तो कहाँ से गुजरेगी, चलो चेक करते हैं। तो इस पॉइंट पर क्या बनाना पड़ेगा हमें, अभिलंब। बनाओ अभिलंब, कैसे बनेगा, तो अभिलंब गुजरेगा C से, तो C से गुजरेगा अभिलंब, ठीक है, बना दिया अभिलंब। तो जितना इधर I बना, अभिलंब ऊपर है, तो उतना ही इधर R बनेगा और किरण ऐसे परावर्तित हो जाएगी। तो कहाँ से परावर्तित होती हुई प्रतीत होगी, वो मुख्य फोकस से। नियम वही है, हमारा नियम वही है, लेकिन ये F और C इधर चले गए, ठीक है, क्योंकि दर्पण कौन सा आ गया इस बार, उत्तल दर्पण। क्लियर है बात सबको। चलो पहला नियम सबको क्लियर है। दूसरे नियम पर आ जाओ, इसी का उल्टा याद है क्या। इस बार क्या करेंगे बताओ, इस बार हम फोकस से उल्टा करेंगे इसका। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस है, ध्यान से समझो क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हमने किरण को आपतित किया मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। और वहाँ पर क्या हो रहा था, अवतल दर्पण में किरणें वास्तव में मिल रही थी, वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही थी, लेकिन यहाँ पर देखो फोकस से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब जो उत्तल दर्पण में यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। क्यों आभासी बनेगा, क्योंकि किरणों को हमें पीछे मिलाना पड़ा। देखो किरण को हमें पीछे मिलाना पड़ा, वो हम बाद में डिटेल में समझ से जाएंगे आगे। बस एक बात यहाँ पर, एक बात याद रखो कि डिफरेंस एक क्या है, एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि वहाँ पर मुख्य फोकस से गुजर रही थी और यहाँ पर मुख्य फोकस से गुजरती हुई दिखाई देगी। क्लियर है बात। चलो दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं तो ये मैंने बनाया F, ये बना दिया C, ये बोलो जल्दी से P क्या है, ध्रुव है, ठीक है। चलो क्या काम करना है हमें इस बार हमें फोकस से गुजारना है, ठीक है। फोकस थोड़ा इधर बना देते हैं। इस बार हमें फोकस पर किरण को आपतित करना है। परावर्तन के पश्चात क्या होगा, चेक कर लो, चलो चेक कर लेते हैं। वैसे हमें पता है क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें I और R तो कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ इसको, ठीक है। एक बार और देखो इसको, एक बार और देखो। चलो मुख्य अक्ष पर किरण को आपतित करवा, मुख्य फोकस पर किरण को आपतित करवाया। परावर्तन के पश्चात क्या होगा, चेक करना है क्या, चलो चेक करो। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर बनाओ अभिलंब। कैसे बनाएंगे अभिलंब, C से गुजरता हुआ बनाओ अभिलंब, C से गुजरता हुआ अभिलंब बनाओ। इसको पीछे लाओ। ये C से गुजरता हुआ मैंने क्या बनाया, अभिलंब। तो जितना इधर I बना उतना ही इधर R बन जाएगा और किरण परावर्तित हो जाएगी। क्लियर है बात। तो इसमें क्या बोला, अगर हमने मुख्य फोकस पर किरण को आपतित करवाया, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उल्टा है इसका, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है। थर्ड पर आते हैं। आप इस थर्ड पर क्या बताया था मैंने, थर्ड में बताया था कि अगर हम वक्रता केंद्र से पास करवाएं, तो देखो वक्रता केंद्र से पास करवाते हैं।
ये F, ये C। कहाँ से गुजारना है हमें इस बार? वक्रता केंद्र से। तो ये किरण गई वक्रता केंद्र से गुजरी, देखो पीछे ले आओ भैया, नहीं मिल रही तो। किरण को मिटाने से अच्छा है C को मिटा दो और C को थोड़ा सा पीछे ले आओ, तो F को भी थोड़ा सा बीच में ले आओ। ये क्या है हमारा? P। चलो क्या किया मैंने इस बार? वक्रता केंद्र से गुजरती हुई किरण को आपतित कराया, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? इस बार भी वही होगा, केंद्र से गुजारा तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, ठीक है। उसी दिशा में किरण फिर से वापस लौट जाएगी। ये हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम क्या किया था हमने? ध्रुव पर। चौथे नियम में हमने ये बनाया P, ये बनाया F और ये सेंटर यानी कि केंद्र। तो P पर तिर्यक दिशा में आपतित करवाओ। ये तिर्यक वाला हमेशा गलत होता है चलो सही कर लेते हैं। क्या बोला भैया? P पर तिर्यक दिशा में कोई किरण को आपतित की तो क्या होगा? वो तिर्यक दिशा में ही वापस से लौट जाएगी, ठीक है। सेम है देखो, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत सेम ही है, बस डिफरेंस क्या आया? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में डिफरेंस क्या आया कि उधर FC इधर थे, उधर ये फोकस, ये क्या बोलते हैं उसको, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र इधर थे, और उत्तल दर्पण में इधर आ गए। सारे पॉइंट्स तो वही है, ठीक है, सारे पॉइंट्स वही है, ठीक है। चलो तो अब कर लोगे, नियम याद होगा सबको। तो इन्हीं नियम का यूज़ करके हम आगे हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो ये सारा पहले आप नोट कर लो, बना लो एक बार। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास तक सारे रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास फिर कल